पिछले 3 क्लासेस से हम लोग इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। इस सीरीज में सबसे प्रथम क्लास में हम लोगों ने इस बात का विश्लेषण किया था कि सिविल सेवा की तैयारी किसे करनी चाहिए। अपने दूसरे क्लास में हम लोगों ने सिविल सेवा के लिए विषय के चयन पर विश्लेषण किया था और तीसरे क्लास में सिविल सेवा के लिए भाषा के चयन पर विश्लेषण किया था। अब आज इस सीरीज के चौथे क्लास में हम लोग देखेंगे कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और यदि नोट्स बनाना चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। चलिए आइए इंट्रोडक्शन पर आते हैं। नोट्स बनाने से क्या तात्पर्य है? नोट्स बनाने से तात्पर्य है अपने बृहद सिलेबस में से मुख्य मुख्य बिंदुओं को एक जगह सिलसिलेवार व्यवस्थित करके रखना, ताकि एग्जाम के समय आप उसे आसानी से रिवाइज कर सकें और परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख सकें। अब आप देखिए सिविल सेवा का सिलेबस कितना बृहद है। आप सामान्य अध्ययन को ले लीजिए, सिलेबस अपना जो ऑप्शनल विषय है उसका ले लीजिए। सामान्य अध्ययन जब आप देखिएगा तो प्रत्येक विषय पर प्रथम क्लास से 12वीं क्लास तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पूरा विषय समाहित हो जाता है। उसी तरह से आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो उतना ही बृहद है। अब क्या इतने बृहद सिलेबस को आप परीक्षा के समय पूर्ण रूप से रिवाइज कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। यदि आप नोट्स बनाकर रखते हैं, अर्थात अपने सिलेबस के प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से एक जगह एकत्रित करके रखते हैं, तो इससे आप आसानी से अपने उतने बड़े सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित रूप से नोट्स बनाना चाहिए। अब बात आती है, आपने तय कर लिया कि नोट्स बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, इस पर भी आपने विश्लेषण कर लिया। अब आप इस बिंदु पर आइए, नोट्स अगर बनाना चाहिए तो नोट्स बनाने के तरीके कौन कौन से हैं? देखिए नोट्स बनाने के 2 परंपरागत तरीके हैं, वो दोनों को मैं समझाता हूं। एक तरीका है पुस्तक पर अंडरलाइन करना और दूसरा तरीका है कॉपी पर लिखना। कॉपी पर लिखना। आइए पहले हम प्रथम तरीके को देखते हैं। प्रथम तरीके में अभ्यर्थी लोग क्या करते हैं, पुस्तक को पढ़ते जाते हैं और उसी में जो मुख्य मुख्य पोर्शन होता है उसको अंडरलाइन करते चले जाते हैं, और परीक्षा के समय वे उस अंडरलाइन किए हुए पोर्शन को ही पढ़ते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं और उससे पूरी सिलेबस उनके दिमाग में आ जाती है। इसके साथ साथ वो एक काम और करते हैं, वो प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक टॉपिक पर एक सिनॉप्सिस भी बनाते हैं, ताकि किस प्रवाह में वो किसी प्रश्न का उत्तर देंगे, और इस प्रकार वे बुक में अपने अंडरलाइन किए हुए पोर्शन को पढ़ते हैं और अपने बनाए गए सिनॉप्सिस के अनुसार उसे व्यवस्थित करते हैं और उस आंसर को लिखते हैं। एक ये तरीका हो। अब दूसरा तरीका देखने से पहले इस तरीके पर थोड़ा और विस्तार से मैं चर्चा करता हूं। आप बुक को अंडरलाइन कब करें?
प्रथम अध्ययन में करें, फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में, फोर्थ रीडिंग में, मेरे समझ से फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में कभी भी आपको अपने बुक को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। उस समय तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे सही ढंग से कि जिस पृष्ठ को मैं पढ़ रहा हूं या जिस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं इसका क्रक्स या इसका मुख्य भाग कौन सा है। जब तीसरा रीडिंग आप दे रहे होंगे तब लगभग आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे अध्ययन की सामग्री का क्रक्स या मुख्य भाग कौन सा है। चौथे रीडिंग में आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगी और आप बहुत वेल सेटिस्फाइड होंगे कि किस पोर्शन को अंडरलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप बुक्स में अंडरलाइन करके नोट्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से मेरे समझ से चौथे रीडिंग के समय आपको उसे अंडरलाइन करना चाहिए। अधिक से अधिक आप तीसरे रीडिंग में कुछ पोर्शन पर अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से आप जब चौथा रीडिंग दे रहे हो तब उस समय उसके मुख्य पोर्शन को अंडरलाइन करें, पहला। दूसरा, अंडरलाइन आप कितना करेंगे। यदि पुस्तक के या सिलेबस के 50% पंक्तियों को आप अंडरलाइन ही कर देंगे तो वह भी एक बहुत बड़ा नोट्स होगा। मेरे समझ से 30 से 40% हिस्से को ही अंडरलाइन किया जाना चाहिए। यदि एक पेज में 100 पंक्ति हैं तो मैक्सिमम 30 से 40 पंक्ति ही अंडरलाइन किया जाना चाहिए और वो वैसी पंक्तियां, वैसे पोर्शन होना चाहिए जिसको पढ़ने से आपको उस पृष्ठ की पूरी जानकारियां लगभग आपके दिमाग में रिवाइज हो सके। अब मैं इस बात को दोहराता हूं, जब आप बुक को अंडरलाइन करके नोट्स बनाते हैं तब आप चौथे रीडिंग में बुक को अंडरलाइन करिए और दूसरा, किसी भी पृष्ठ में, किसी भी टॉपिक में 30 से 40% हिस्से को ही अंडरलाइन करिए ताकि आपका सिलेबस रिवीजन के समय रिड्यूस होके 30 से 40% तक पहुंच जाए। और इसमें एक दिक्कत ये और इसके साथ साथ आप प्रत्येक टॉपिक पर एक सिनोप्सिस तैयार करें, मतलब उस प्रश्न को एक प्रवाह के रूप में आप कैसे लिखेंगे। अब एग्जाम के समय आप बुक में अंडरलाइन किए गए पोर्शन को पढ़ें, इससे पूरा सिलेबस आपके दिमाग में आ जाएगा और अपने ड्रा किए गए सिनोप्सिस के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर आप दें। एक तरीका ये हुआ। इसमें एक ही समस्या होती है कि जब आपका एग्जाम कहीं दूसरी जगह पर होता है तो पूरी पुस्तकों को लेकर आपको वहां जाना होता है, क्योंकि आप पूरे पुस्तक में अंडरलाइन किए हैं और उनको आपको रिवाइज करना होता है। इससे काफी दिक्कत होती है और कई स्टूडेंट्स तो पूरा 2-3 बैग किताब भर के एग्जाम देने जाते हैं। हाँ, यदि आप वहीं रहते हैं और वहीं आपका सेंटर हो तब ये काम बहुत आसान हो जाता है। आप वहीं पर हैं, सभी पुस्तकें व्यवस्थित है, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, आपका सिनोप्सिस बना हुआ है, आप बुक में अंडरलाइन किए हुए पोर्शन को पढ़ें, सिनोप्सिस के अनुसार उसे सजाएं और आप अपनी परीक्षा दें। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है कॉपी पर लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक पे अंडरलाइन नहीं करते बल्कि उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कॉपी पर नोट्स बनाते हैं, उसके मुख्य पोर्शन को सिलसिलेवार लिखते हैं, प्रत्येक विषय का अलग अलग नोट्स बनाते हैं और प्रत्येक विषय के नोट्स में उस विषय को सिलसिलेवार अपने नोट्स में वो लोग लिखते हैं। इसमें भी मेरा एक सजेशन है, तीसरे चौथे रीडिंग के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और तभी आप उसे कॉपी में लिखें। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें जो कुछ परेशानियां हैं उस बात को आप समझिए। इसमें प्रथम परेशानी ये है कि ये आपका काफी समय कंज्यूम करेगा। जो चीजें ऑलरेडी पुस्तक में लिखी हुई हैं उस चीज को, उसके मुख्य पोर्शन को चिन्हित करके फिर से अपने नोट्स में एक बार उतारना, ये समय और ऊर्जा की मुझे एक तरह से बर्बादी लगती है। उतने समय में आप एग्जाम देने का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, उत्तर लिखने का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो मेरे समझ से पहली बात तो ये है कि इतने बड़े सिलेबस का यदि 1/3 पोर्शन भी आप सिलेक्ट करके नोट्स बनाएं तो वह एक बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस टास्क होता है और यह काफी मात्रा में आपकी समय और ऊर्जा को कंज्यूम करता है। उतने समय में आप कई बार एग्जाम लिखने का, क्वेश्चन आंसर लिखने का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसकी तुलना में ये ज्यादा आपको लाभदायक होगा। इसमें एक दूसरी समस्या जो आती है वो ये है कि यदि मान लीजिए बीच में कोई टॉपिक बदल गया या बीच में कोई नई रिसर्च या शोध आ गई, तब आप कितने पन्नों को फिर से फाड़ेंगे और फिर उसमें बीच में अपने नोट्स के उस हिस्से को घुसाएंगे और फिर से आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। ये जो दूसरी समस्या है ये और अधिक प्रॉब्लमेटिक होती है कि यदि आप या तो उसमें मान लीजिए कोई नया रिसर्च आ गया या मान लीजिए आपने उस विषय पर कोई दूसरा या तीसरा पुस्तक पढ़ा। अब जब जब आप उस विषय पर दूसरा, तीसरा, चौथा पुस्तक पढ़ते जाएंगे, 5वीं पुस्तक पढ़ते जाएंगे, तो फिर अब अगर आप सोचेंगे कि उससे मटेरियल को लेकर और उस नोट्स में हम कहीं बीच में घुसाएं तो ये संभव नहीं होता। बार बार आपको अपने पेजेस को फाड़ना होगा और फिर उसमें एडजस्ट करना होगा। इसलिए हमने इस तरीके को नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में एक सुविधा तो है। यदि मान लीजिए आप कॉपी पर लिखना वॉल्यूमिनस है, उसमें आपको बीच में मतलब कॉपी पे लिखने में आपको दिक्कत है और बीच में जब आप कॉपी पर लिखते हैं तो नई नई पुस्तकों से, नए नए रिसर्च शोध मटेरियल से यदि आप उस नोट्स में कुछ घुसाना चाहें तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन आज लगभग सभी के पास लैपटॉप की सुविधा है और उस परिस्थिति में यदि आप कॉपी पर नहीं लिख के लैपटॉप में अपने नोट्स को तैयार करते हैं तब ये दूसरा तरीका भी काफी आसान हो जाएगा और आप जब जब चाहेंगे जहां जहां से मटेरियल को उठाकर उसमें इंसर्ट करने के लिए आप नए नए शोध और नई नई पुस्तकों से मटेरियल उठाकर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उस समय इसमें दिक्कत नहीं होगी। हमने जो अपना तरीका अपनाया था, मेरा यही तरीका था। 8-10 साल पहले हमारे चयन से पूर्व तक इतनी आईटी रिवॉल्यूशन नहीं थी, इतनी सुविधाएं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के पास नहीं थी। इसलिए मैंने जब देखा कि कॉपी पर लिखना फिर बीच में नए मटेरियल को इंसर्ट करना काफी दिक्कत का काम है, तब मैंने तय किया कि पहले मैं पुस्तक को 4 रीडिंग लगाऊंगा, फिर 4 रीडिंग लगाने के बाद उसमें मैं अंडरलाइन करना शुरू करूंगा। अंडरलाइन का पोर्शन हमेशा हमने 30 से 40% तक रेस्ट्रिक्ट किया और जिस टॉपिक को पढ़ा उसको अंडरलाइन करने के बाद उसका सिनोप्सिस मैंने उसी जगह बनाया। सिनोप्सिस का मतलब जैसे मान लीजिए लोक प्रशासन के हमको उत्तर लिखना है तो मैं पहले लिखूंगा इंट्रोडक्शन, फिर नीचे लिखूंगा लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ, फिर उसके नीचे लिखूंगा लोक प्रशासन का संकल्पनात्मक अर्थ, फिर उसके नीचे लिखूंगा लोक प्रशासन विषय का जन्म, फिर उसके लिखूंगा लोक प्रशासन विषय का विकास और इसके चरण, फिर लिखूंगा लोक प्रशासन की वर्तमान स्थिति। अब देखिए मैंने एक सिनोप्सिस ड्रा किया। अब पुस्तक में इस पर लिखे गए मटेरियल को मैं रिवाइज कर लूंगा और इसी सिनोप्सिस के फॉर्म में उस आंसर को मैं व्यवस्थित करके अपनी परीक्षा में लिखूंगा। और मैंने इसी तरीके को अपनाया और इस तरीके ने मुझे सफलता प्रदान किया। मैं समझता हूं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जिसके पास अद्यतन गैजेट्स, लैपटॉप वगैरह नहीं उपलब्ध हैं, उनके लिए बेहतर तरीका आज भी यही है कि आप पुस्तक को 3-4 बार पढ़ लें, पुस्तक को अंडरलाइन करते जाएं, सिनोप्सिस बनाते जाएं और फिर उसको व्यवस्थित करके एक तरफ रख लें। फिर इस प्रकार दूसरे पेपर का नोट्स बनाएं, इसी प्रकार तीसरे पेपर का नोट्स बनाएं और एग्जाम के समय अपने पुस्तक के अंडरलाइन किए हुए पोर्शन से रिवीजन करें। मैं समझता हूं यह आपके लिए काफी मददगार होगा। चलिए, इतने डिस्कशन के बाद काफी आपके मन में जो दुविधा हो रही होगी नोट्स बनाए कि नहीं बनाए और नोट्स कैसे बनाए, ये हमने आपको एक तरह से एक मार्गदर्शन आपको दिया, एक गाइडलाइन आपको दिया कि आप नोट्स निश्चित रूप से बनाएं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए पुस्तक पर अंडरलाइन करना ही बेहतर तरीका होगा। अब पूरे इस वार्तालाप को देखने पर यदि आपको लगता है कि यह क्लास, यह चैनल
आपके जीवन में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकता है, आपके लिए मददगार हो सकता है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी सूचना अपने दोस्तों को भी दें। थैंक यू। एक बात और आपको बता दूं, इसके अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि में तैयारी की जा सकती है, और यदि तैयारी की जा सकती है तो वो कैसे की जाएगी, और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं आपके सामने, पूर्ण रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, कैसे की जा सकती है इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। अभी आगे के कुछ क्लास इन्हीं रणनीतिक प्रश्नों के उत्तर से संबंधित होंगे, क्योंकि युद्ध में विजयी होने के लिए क्षमता के साथ साथ रणनीति का भी उतना ही महत्व होता है। लाखों लोग तैयारी करते हैं और सब लोग लगभग मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। उसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी रणनीति का, आपने कितना ढंग से रणनीति अपना तय किया है। और आगे हम अपने कुछ क्लासेस में इसी रणनीति पर विचार करेंगे। इसके अगले क्लास में, अर्थात ये मेरा चौथा क्लास है, मेरा इस सीरीज का चौथा क्लास है, इस सीरीज का ये चौथा क्लास है। इसके 5वें क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर आप सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें। थैंक यू।